हेलो गाइस, देखिए हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। किसको समझने के लिए? आपके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत। हम अभी तक इसी पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंदर हमने क्या निकाला? आपके लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। अब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन निकाला तो हम उसकी एप्लीकेशंस कर रहे थे। दो एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। एक तो आपके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन, उसका इफेक्ट हमने देखा कि जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, हम कहां से देखेंगे? एस से देखेंगे, रेस्ट फ्रेम से, तो हमें उसकी लंबाई क्या होगी? संकुचित, कम होती प्रतीत होगी, डिक्रीमेंट होगा। और डिक्रीमेंट ओनली किस डायरेक्शन में होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। फिर दूसरी एप्लीकेशन हमने देखी कि स्पेस जो वॉच होती है वो स्लो चलती है, उसका हमने इफेक्ट देखा। टाइम डायलेशन, काल वृद्धि। तो काल वृद्धि में हमने क्या देखा कि कोई अगर घड़ी कहां रखी हुई है? आपके वहां रखी हुई है एस डेस फ्रेम में, और एस डेस कैसा है? एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर उस घड़ी का टाइम हम कहां से मेजर करें? एस फ्रेम से, रेस्ट वाले फ्रेम से मेजर करते हैं, तो क्या होता है? हमें समय में वृद्धि महसूस होती है। या दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपको घड़ी स्लो चलती हुई नजर आती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा स्लो चल रही है, तो हमने पहले भी बात की, स्लो चल रही है तो वृद्धि कहाँ हुई? कमी होगी टाइम में? नहीं, वो जो सेक्शन होता है 2 सेकंड के बीच का, जैसे 1 2, ये जो बीच का जो गैप आ रहा है 2 सेकंड का, ये गैप बढ़ जाता है। अब जब आपको स्लो नजर आएगी तो कैसे आएगी? 1 2, बहुत देर बाद 2 आएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन, इसको बोलते हैं हम काल वृद्धि। अब हम इसी के एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए हम रिलेटिविटी ऑफ मास की बात करते हैं। ठीक है, अब हम रिलेटिविटी का मास पे इफेक्ट देखते हैं। अब देखो, मास की रिलेटिविटी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? दो पार्टिकल्स की कोलिजन पर कंसीडर करते हैं, टक्कर की बात करते हैं। तो दो कोई पार्टिकल है, 1 और 2, हम ऐसे ही नाम देते हैं। एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2 है। दोनों क्या करें? दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रही है, प्रत्यास्थ टक्कर, और वो भी कहां? एसडीएस फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं? लेट टू पार्टिकल्स collides each other in H-dash frame and collision is elastic। ठीक है, कोलिजन कैसी है? आपके इलास्टिक है। टक्कर कैसी है? प्रत्यास्थ है। ठीक है, लेट वेलोसिटी ऑफ both particles before collision is u and after collision is v dash, and particles are moving in opposite direction। ठीक है, ध्यान रखना दोनों पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कोलिजन कैसी है? आपके इलास्टिक है, प्रत्यास्थ टक्कर है। और प्रत्यास्थ टक्कर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो कुल संवेग संरक्षित रहता है, और प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखिए, ध्यान रखना, प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में यही डिफरेंस है कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा और कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अब कुल रेखीय संवेग संरक्षण तो क्या है? आपकी यूनिवर्सल लो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हर जगह होगा। तो ये तो प्रत्यास्थ टक्कर इन इलास्टिक कोलिजन में भी होगा, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। ध्यान रखना, प्रकृति का शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। आपने पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन। तो कुल ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं टक्कर को बताने के लिए? कोलिजन को, काइनेटिक एनर्जी की।
ठीक है, तो हम क्या लगा रहे हैं यहां पे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, कोलिजन से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम, टक्कर से पूर्व कुल संवेग इज इक्वल टू टक्कर के पश्चात कुल संवेग। तो टक्कर से पूर्व कुल संवेग कितना, हम दोनों पार्टिकल के मास कितने मान रहे हैं, सेम। तो एम यू, यू क्या है उसकी वेलोसिटी, प्लस एम माइनस यू। अब देखिए ये m माइनस यू दूसरे पार्टिकल के लिए माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा है कि दोनों कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं तो एक की वेलोसिटी यू है तो दूसरे की माइनस यू, इज इक्वल्स टू m प्लस एम वी डैश। ठीक है, तो यहां से आपको वी डैश कितना मिलेगा, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एस डैश फ्रेम के अंदर टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल किस पोजीशन में आ जाते हैं, रेस्ट पोजीशन में, स्थिर अवस्था में आ गए। ठीक है, तो ये तो बात हुई एस डैश के अंदर जहां पर एक्चुअल में काम हो रहा था। ध्यान रखना, एस डैश जहां पर एक्चुअल में काम हो रहा था। अब इसी चीज को मेजर करते हैं कहां से, एस फ्रेम से जो रेस्ट में है। अब वहां से देखेंगे तो एक तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि दोनों के मास सेम है या नहीं है। एक हम कह रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, पर सोचो अगर एस डैश बहुत दूर हुआ तो हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो हम सिर्फ कोलिजन एग्जामाइन करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये लिख लीजिए, फिर हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करके हम यही चर्चा आगे बढ़ाते हैं आपके एस डैश फ्रेम के अंदर। अब देखिए, अब बात करते हैं एस फ्रेम। अब एस फ्रेम में बात करने के लिए देखो मैं आप इस तरीके से लेआउट बताऊं तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। ये तो आपके पार्टिकल 1, ये आपके पास पार्टिकल 2। अब हमें एस से देखने पे पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों से मास के हैं, ये क्या है। तो हमने क्या कर दिया, लेट इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है आपके पास m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है बिफोर कोलिजन u1, इसकी बिफोर कोलिजन u2। ध्यान रखना ये कैसी है आपके बिफोर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन सेम मान के चल रहे हैं हम। सपोज करो ये भी v है आपके पास, ये भी v है, तो फिर क्या लगाएं, लीनियर संवेग संरक्षण से नाउ यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ तो क्या मिलेगा आपको, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v, टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात कुल संवेग। थोड़ा सा इसको सोल्व कर ले, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v प्लस m2 v। u1 u1 वाले को एक साइड लेके आ रहे हैं, m1 u1 माइनस m1 v, m1 m1 वाले एक साइड आ गए आपके पास, एंड m2 v माइनस m2 u2, या m1 u1 माइनस v इज इक्वल्स टू m2 v माइनस u2। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपको अगर हम इसको आगे सोल्व करना चाहें तो v तो दोनों के लिए सेम है, u1 u2 चेंज किस में आया, हमने एस डैश में क्या लिया था, u और माइनस u, और यहाँ क्या आया u1 u2। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, और कहां से लेना है, एस फ्रेम से। मतलब बात किसमें करेंगे हम, वेलोसिटी के इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से, प्रतिलोम वेग रूपांतरण से। ठीक है, और वहां से वैल्यू निकाल के हम कहां पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, थोड़ा सा पॉज करके फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिलोम वेग रूपांतरण से, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी से, u1 कितना होगा आपके पास, u प्लस वी अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर u, एंड u2 इज इक्वल्स टू माइनस u प्लस v अपॉन 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर u। ये बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, देखो पहले पार्टिकल आपके पास क्या था, आपने फाइंड क्या किया था,
यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, यही फाइंड किया था ना आपने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में। अब देखो यू एक्स डैश मतलब क्या है आपके पास, u1 पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो अब पहले पार्टिकल की वहां पर वेलोसिटी क्या लिया आपने एस डैश में u, लेकिन दूसरा कैसा आ रहा था, ऑपोजिट आ रहा था, लेकिन इसकी जगह क्या रखी हमने माइनस की, इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस आया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 ये दोनों वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 में। तो क्या है इक्वेशन 1, m1 u1 की जगह क्या रखोगे, u प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू अपॉन सी स्क्वायर माइनस v, ठीक है, इज इक्वल्स टू m2 v माइनस u प्लस वी अपॉन 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर u। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर लें। ठीक है, तो बाय सोल्विंग क्या मिल रहा है आपको, m1 बाय सोल्विंग, या फिर आप ऐसा करिए यहां तक लिख लीजिए, हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं यहां तक कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, अब उसको सोल्व कर रहे हैं, तो सोल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर इक्वेशन 3। ठीक है, चेक कर लो यहां तक सोल्व करके, ये मिल रहा है आपको 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यूवी अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, उसके लिए हम कैलकुलेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखो मैं लिख रहा हूं, नाउ वी विल फाइंड, अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, किसका, एक टर्म यूज कर रहे हैं 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी, सॉरी सी स्क्वायर, 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब देखो 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी, u1 की वैल्यू हमारे पास है, तो देखो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और u1 स्क्वायर क्या आया आपके पास, u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यूवी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए और होल स्क्वायर ओपन करके इसको सोल्व कीजिए, तो आपके पास मिलेगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यूवी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वेशन 4। देख लीजिए एक बार इसको सोल्व करके, और यहां तक आप इसको वापस लिख लीजिए। ठीक है, यहां प्लस आएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, यहां बीच में कैलकुलेशन में प्लस है। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, सॉरी 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो आपके पास वैल्यू मिल रही है 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यूवी अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज आप इक्वेशन 5। ठीक है, अब आप क्या करिए, डिवाइड इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 4। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप डिवाइड करके देखिए, एक वैल्यू तो ये रही आपके पास, एक वैल्यू ये रही। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन
सॉरी u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर, इक्वेशन 6। देखिए इक्वेशन 3 में हमारे पास यही तो टर्म आ रही है, क्या आ रहा है इक्वेशन 3 में, यही आ रही है। तो इक्वेशन 3 में अपन इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 में हम क्या करें, इक्वेशन 6 से वैल्यू पुट कर दें। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 क्या मिलेगा आपको, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। क्लियर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन का बड़ा महत्व है, इस इक्वेशन का महत्व देखिए कि LHS में क्या आ रहा है, m1 u1 1 पार्टिकल के लिए, LHS केवल किसके लिए, आपके फर्स्ट पार्टिकल के लिए, और RHS केवल किसके लिए है, ओनली फॉर सेकेंड पार्टिकल। और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल्स टू, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है आपके, इक्वल्स टू। अब ये दोनों चीजें कहीं से आपको लग रही है कि इक्वल हो सकती है, ये सिर्फ पूरी की पूरी चीज किसके लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, ये पूरी की पूरी चीज सेकंड पार्टिकल के लिए, और बीच में इक्वल्स टू लगा हुआ है। तो ये इक्वेशन कब ट्रू होगी, कब सही होगी, जब LHS और RHS दोनों किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, सेम कांस्टेंट के। ऐसा हमने किया है पहले मैथमेटिक्स में, करते हो आप कि LHS बिल्कुल किसी और पे डिपेंडेंट है, RHS केवल बिल्कुल किसी और पे डिपेंडेंट है, बीच में इक्वल्स टू लगा हुआ है। तो कब पॉसिबल है, जब LHS और RHS दोनों क्या हो, किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। तो लेट दिस कांस्टेंट इज m, ठीक है, कि ये दोनों के दोनों क्या हो, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। तो माना वो कांस्टेंट क्या है आपके पास, m, या हम क्या ले लें, m नोड ले लें, सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, m नोट। तो जनरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 और m2 दोनों को मैं m करके लिख रहा हूं, m1 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नोट, और m इज इक्वल्स टू m नोट अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। और m इज इक्वल्स टू गामा m नॉट, ध्यान रखना इस रिजल्ट को, बिकॉज गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो क्या मिलेगा आपको, m इज ग्रेटर देन m नॉट। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे मास क्या होगा आपके, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी आपके, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपके मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज द रिलेटिविटी ऑफ मास। तीनों का इफेक्ट पता चल गया, लेंथ देख ली हमने, टाइम देख लिया, नाउ हमने मास देख लिया, ठीक है। ये है आपके पास मास की रिलेटिविटी। ये इसके पूरे आपके स्पेशल थ्योरी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक कंसेप्ट यही है। अब हम कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है।